Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू राजेश, धन्यवाद आपका। और हेडलाइंस लेके अब मौजूद हैं राजेश लेख। Foreign investors pump in nearly 44,500 crore rupees in the Indian equity market so far in August. Conversion of waste to wealth is the need for the country's infrastructure development, says Union Minister Nitin Gadkari. And there is no plan to import wheat into the country as India has sufficient stocks, clarifies the government. विदेशी निवेशकों ने अगस्त के 3 हफ्ते से कम समय में ही भारतीय इक्विटी बाजारों से लगभग 44,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपशिष्ट सामग्री को उपयोगी बनाना जरूरी है और सरकार ने कहा है कि गेहूं आयात की कोई योजना नहीं है और देश में घरेलू मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। और आज की पहली खबर, विदेशी निवेशकों ने अगस्त के 3 हफ्ते से कम समय में ही भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 44,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। मौजूदा कैलेंडर वर्ष में यह सबसे बड़ा निवेश है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने 1 अगस्त से 19 अगस्त के बीच 44,481 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी। उन्होंने डेट बाजार में 1,674 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। इस वर्ष के पहले 6 महीनों में लगातार बिकवाली के बाद जुलाई में एफपीआई ने खरीदारी शुरू की थी। जनवरी से जून के बीच एफपीआई ने इक्विटी बाजारों से 2,17,358 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। We have our first caller on line with us, Gajendra. Gajendra, we welcome you. Please ask your question. I beg your pardon, it is Jitendra who's with us. Jitendra, we welcome you. यस हाँ सर, मेरा सवाल है कि हमको एफएमसीजी के उसमें फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और फर्मा के फंड में, तो कौन सा लें लॉन्ग टर्म? जी, यहाँ दोनों कैटेगरी, ये बहुत पुराने कैटेगरी हैं, बहुत सालों से 10-15 साल की है और इन सब का अगर प्रदर्शन देखेंगे और इन दोनों कैटेगरी में, ये दोनों सेक्टोरल फंड में बहुत ढेर सारे फंड नहीं है। जैसे फार्मा कैटेगरी में केवल अब तो शायद 2-3 फंड ही बचा है। तो इनके बारे में मुझे खास, मैं इन लोगों को, इन फंड के बारे में बारीकी से जानकारी या ट्रैक या रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि आमतौर पे एक डाइवर्सिफाइड फंड से अधिकतर निवेशकों की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन अब अगर आप किसी कारण से एफएमसीजी या फार्मा फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इन दोनों कैटेगरी में हमारे वेबसाइट पे इसकी सारी जानकारी है और सबके प्रदर्शन में कोई खास अंतर नहीं है। किसी का भी चुनाव करें, नियमित रूप से पैसा लगाएं।
और दिल्ली से हमारे श्रोता गौतम लाइन पे मौजूद हैं। गौतम नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। धन्यवाद सभी का। धीरेन्द्र जी, मेरा एक SIP चल रहा था ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में। वो कंप्लीट हो गया उसका टेन्योर। मैं उसको बंद करना चाहता हूँ, मतलब उसका अमाउंट विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो क्या 1 साल बाद लॉन्ग टर्म गेन के आसपास उसको विड्रॉ करूँ जब उसका लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा? और अगर मैं उस प्रूडेंशियल फंड मतलब ICICI प्रूडेंशियल की सर्विस भी बंद करना चाहता हूँ तो क्या मुझे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी? इसका क्या प्रावधान है? और एक सवाल छोटा सा और है कि डीमैट अकाउंट है, सर्विस प्रोवाइडर है ICICI अगेन, और उनके चार्जेस बहुत गलत और मतलब सर्विस सही नहीं है, उनका कस्टमर केयर भी सही नहीं है। मैंने दूसरी किसी डीमैट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली, अब उनके मुझे चार्जेस आ रहे हैं, 1 साल का कोई चार्ज लगाया है। इससे कैसे मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, इससे कैसे निपटा जाए? धन्यवाद, थैंक यू। एक तो ये जो आपका दूसरा प्रश्न है कि डीमैट अकाउंट के चार्जेस लग रहे हैं और इसकी आपको एक तो जब भी आपको डीमैट अकाउंट खोलें, ये सर्विसेज डीमैट अकाउंट की सर्विसेज बहुत ही जेनेरिक हो गई है। इसकी जानकारी आप पहले ले लें। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो बहुत ही लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, और डीमैट अकाउंट में खासकर डेबिट के समय पैसा लगता है, और जब आप खरीदते हैं और उसमें जब क्रेडिट हो रहा होता है आपकी सिक्योरिटी, तो पैसा नहीं लगता है। और अगर डीमैट अकाउंट से अगर आप अपना वहाँ खाता बंद करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट से सारे सिक्योरिटीज को दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जैसे आप बैंक खाता बंद करते हैं उस तरह से डीमैट अकाउंट के बंद करने का रिक्वेस्ट दीजिए। तभी जब तक आपका वहाँ पे सिक्योरिटीज है उन्हें बचाने के लिए आपको ये डीमैट अकाउंट जारी रखना पड़ेगा, और उनके जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा। तो वो वहां से अपने सिक्योरिटीज को, जैसे आप बैंक खाता बंद करेंगे तो आप अपने पैसे को हटा करके ही बैंक खाता बंद करेंगे, उसी तरह से अपने सिक्योरिटीज को वहां से या तो निकाल के या बेच के या फिर किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में, जो नया डीमैट अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर करने की बात करें। दूसरा कि आप अपना पैसा रिडीम करना चाहते हैं, रिडेम्पशन के लिए आपको कोई स्पेशल एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता है। आपका फोलियो नंबर और के साथ एक आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका एक रिडेम्पशन फॉर्म होता है जो आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट आता है, उसके नीचे ही एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फॉर्म भी है, और उसी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्म होता है। 2 छोटे छोटे कूपन्स बने होते हैं और उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कि आपको क्या 1 साल इंतजार करना चाहिए, निर्भर करता है। अगर आप ये फंड इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका प्रदर्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना पैसा निकाल लीजिए, भले ही आप मुनाफे में। और ये जो अंतर है खासकर इक्विटी में कि आप 1 साल जब आप होल्ड कर देंगे तो उस पर 10% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, और अगर आप 1 साल होल्ड नहीं करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो कि 10% है, और 1 साल होल्ड नहीं करते हैं तो 15% है। तो अगर आप किसी सॉलिड रीजन की वजह से अपना पैसा निकाल रहे हैं तो 10% और 15% में बहुत अंतर नहीं आने वाला है। अगर आप अपना पैसा केवल किसी और कारण से निकाल रहे हैं जो कि थोड़ा नेगोशिएबल है, जरा देख लीजिए कि कितने दिन के इंतजार से वो 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर ये 9 महीना हो चुका है तो वो अपने मुनाफे का 5% बचाना चाहिए। Okay, Dhirendra, we have Bharat Bhushan from Delhi with us now. Bharat, we welcome you. Please ask your question. जी सर, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। धीरेन्द्र सर से एक सवाल है और एक सर आपके सजेशन भी है सर कि एक ना आपकी जो वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट है सर, जो आपकी कंपनी का है सर, उसमें ना लाइव मार्केट टाइम पे अपडेशन नहीं मिलता है। जैसे कि मार्केट आज जब क्लोज हो जाएगी ना सर, तब जाके अपडेशन उसमें मिलता है कि कौन से स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करा। लाइव मार्केट में थोड़ा अपडेट कीजिए। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि हाइब्रिड फंड और डाइवर्सिटी फंड में क्या अंतर होता है, कौन सा बेहतर होता है? धन्यवाद सर। मैं आपका सलाह लेता हूँ, और हमारे वेबसाइट पे जो आप स्टॉक के प्राइसेस जो कि आपको लाइव नहीं रखते हैं वो असल में लाइव है, लेकिन 10-15 मिनट डिले है। और वो इसलिए है, ऐसा नहीं है कि केवल शाम को अपडेट होता है, ये हर 10 मिनट के ये बल्कि हर मिनट 2 मिनट पे बदलता है, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट पुराना होता है। तो हमारे यहाँ पे, और चूंकि हमारा वेबसाइट ऐसा है जहाँ पे लोग आकर के ट्रेड नहीं करते हैं, जब आपको ट्रेड करना होता है तो अपने ब्रोकर के पास जाते हैं और वहां पे आपको लाइव प्राइसिंग मिलता है। तो इस नजरिए से
लेकिन मैं आपकी सलाह लेता हूँ, जब कभी भी संभव हो पाए, लाइव प्राइसेस सबका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा है, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए काफी पैसे लेती है, और खासकर अगर आप ब्रोकर नहीं है तो ब्रोकर के लिए तो ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज है। जब तो इसलिए मैं इसका प्रयत्न करूंगा, लेकिन मैं ये आपकी सलाह लेता हूँ। दूसरा कि हाइब्रिड फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में क्या अंतर है। हाइब्रिड फंड 3-4 तरीके के होते हैं। हाइब्रिड फंड का उद्देश्य ये है कि आप एक निवेश करते हैं और वही पैसा आपका कुछ इक्विटी में लगा हुआ है, कुछ डेट में लगा हुआ है, और वो इक्विटी और डेट का जो प्राइमरी जो एलोकेशन है वो बदला हुआ है। जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसमें 75% इक्विटी और 25% डेट होता है। एक कंजर्वेटिव जिसमें कि कम इक्विटी होता है, ज्यादा ये फिक्स्ड इनकम होता है। तीसरा जो ये वो कैटेगरी है जो पहले MIT कहा जाता था और हाइब्रिड कंजर्वेटिव कहा जाता है। एक हाइब्रिड बैलेंस है जिसमें कि आधा इक्विटी आधा फिक्स्ड इनकम है। एक बैलेंस एडवांटेज एक नया कैटेगरी पिछले 5-7 साल में उठा है, जो कि 1/3 पैसा इक्विटी में रहता है, 1/3 पैसा डेट में रहता है, और कोशिश होती है कि इक्विटी की तरफ में बाकी 1/3 लगे या डेट में लगे, ये बाजार के ऊपर, बाजार की स्थिति, बाजार की दिशा पे निर्भर करेगा, और उसको इस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि इसका टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह का ही रहे। तो लेकिन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का उद्देश्य है कि वो पूरी तरह से इक्विटी में लगेगा और हर तरीके के शेयर्स और हर तरीके के सेक्टर में और हर तरीके की कंपनियों में, छोटी बड़ी मिड साइज कंपनी में, सब में पैसा लगाएगा। तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड एक इक्विटी फंड है। ये जो हाइब्रिड फंड है वो इक्विटी डेट और गोल्ड के का एक कॉम्बिनेशन है। और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश चंद्रा जी लाइन पे हैं। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सर धीरेन्द्र जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड के बारे में मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है। GIC टैक्स सेवर फंड में मैंने लगाया था तो उसमें कुछ भी रिटर्न मिला नहीं, मेरे भी पैसे चले गए हाफ से ज्यादा। UTI म्यूचुअल फंड में मैंने काफी पैसे लगाए, मास्टर शेयर में और मास्टर प्लस में, उनका कुछ अता पता नहीं है। प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में लगाए, उनका भी पैसा आधे से कम में मिला। तो सर ऐसा क्यों है, क्या इनका कोई सुपरवाइजर नहीं है क्या? थैंक यू। नहीं, इनका सुपरवाइजर है और इसमें बहुत सारे निवेशकों को पैसा बना भी है, बहुत सारे निवेशकों का पैसा का नुकसान भी हुआ है। और मुझे लगता है कि एक तो बहुत सारी कंपनियां उस समय GIC फंड की, टैक्स सेविंग फंड की जो आप बात कर रहे हैं, तो जमाने की बात करें तो उस समय सारी फंड कंपनियां सीख रही थी कि फंड कैसे चलाना है। उस समय भारतीय बाजार भी बहुत भारी बदलाव के दौर से गुजर रहा था कि ये बाजार ये कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। और उस समय जब आप GIC की बात कर रहे हैं तो उस समय अधिकतर फंड का क्लोजन फंड हुआ करता था, और ये जो GIC का टैक्स सेविंग फंड है करीब 2005 में तो ये पूरी तरह खत्म हो गया था, और ये 10 साल का टैक्स सेविंग फंड था। और GIC के कुछ अच्छे फंड भी थे। अधिकतर फंड समय के साथ उतने अच्छे साबित नहीं हुए, समय के साथ ये लोग बदल नहीं पाए, और बहुत सारी कंपनियां जिनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। लेकिन एक चीज जिससे मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो पुरानी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनमें से स्टेट SBI म्यूचुअल फंड को छोड़ करके बाकी सब समय के साथ नहीं बदल पाई, और जिसका नुकसान निवेशकों को भी हुआ और फंड कंपनियां भी बहुत सारी बंद हो गई। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेशकों का म्यूचुअल फंड एक अकेला ऐसा रिटेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, एक ऐसा जरिया है छोटे निवेशकों के पैसा लगाने का, जिसमें मैं बहुत सारे निवेशकों जिनको की फायदा हुआ है, और उनके फायदा होने का कारण काफी हद तक निवेशकों को इसका श्रेय फंड कंपनी से ज्यादा निवेशकों को जाता है। अधिकतर निवेशकों का जिनका फायदा हुआ है वो 5 साल 7 साल से ज्यादा उन्होंने अपना निवेश ज्यादा अरसे के लिए निवेश किया है। दूसरा, पिछले 5-10 साल में ये जो SIP का जो दौर शुरू हुआ है, इसके वजह से निवेशकों को निवेश करना और निवेश में बने रहना उनके लिए आसान हो पाया है, इस वजह से उनका फायदा बढ़ पाया है। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं जिसमें कि अगर हम देखें कि 1986 में मास्टर शेयर की शुरुआत हुई थी, और ये भारत का पहला इक्विटी फंड था और एक क्लोज्ड एंड फंड के तौर पे इसकी शुरुआत हुई थी।
यहाँ पे भी जिस उस समय का निवेश किया हुआ पैसा इस फंड में अच्छे प्रदर्शन के बगैर खासा मुनाफा हुआ है इसमें निवेशकों को। अगर आप देखें कि सेंसेक्स जितना भी रिटर्न मिल जाए तो हम 1986 से अभी तक का जो रिटर्न है सेंसेक्स का वो महंगाई से 1.5 गुने से ज्यादा है। लेकिन वैसे अधिकतर निवेशक उस जमाने में शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से कम समय के लिए पैसा लगाते थे। आमतौर पे जब बाजार बढ़ जाता था तब लगाते थे, गिर जाता था तो निकालते थे, इस वजह से नुकसान होता था। ये दौर काफी हद तक बदल गया है और इसका श्रेय काफी हद तक कुछ कंपनियों को जाता है, लेकिन अधिकतर वो निवेशकों को ही जाता है। R.S. Dahiya joins us now from Delhi. We welcome you. सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा धीरेन्द्र जी से क्वेश्चन है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ब्लू चिप फंड एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड, both these schemes are not doing well. The fund manager, why don't they strive to reach at least the benchmark performance? And secondly, we have investment in SBI NPS scheme. Can we switch to HDFC? Their performance is better. Dhiren. Yes, your first question that why are they not doing as good as the index? That is the endeavor. In fact, that is the desire. That is the promise. If a fund manager is unable to beat the index for a sustained period of time, there is no reason why you should remain invested there. But the point is that should you really give up on this fund after 9 months or 1.5 years of underperformance? Because these are the very funds. Franklin Blue Chip as well as Axis Blue Chip, they have beaten the benchmark by a handsome margin for many years, and that is why they became big, and that is why you invested the money. And there is a great possibility I have seen. I'm not saying that these funds will do well. These funds may continue to drag and they may continue to struggle, and it may turn out to be overall very disappointing. But I'm saying that there is a possibility, because I don't see any difference in the strategy that they have pursued. And the strategy that they have pursued has translated into very handsome long-term returns. 6 months, 9 months, 1 year or 1.5 years of underperformance, should they give up? Maybe not, because I don't see any substantial decline in the portfolio quality. They have not changed their strategy. They have suffered on one count. Both the funds have actually, or at least the Axis fund, have substantially invested in companies which have, which were very pricey, and they were high quality. They were high growth companies, and they were available at a very expensive price, and they benefited on the rise, and they have suffered substantially in the declining period. And this period can continue. This is a phase of the market which can prevail, and so if you really can't withstand this kind of underperformance in a fund like this, maybe the easy thing is just buy the index fund. It will be cheaper in a guaranteed way. और मुंबई से हमारे श्रोता ठाकुर लाइन पे हैं। ठाकुर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो सर जी, सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए। हाँ, मैं क्या बोले सर, अपना वय बंधना पेंशन स्कीम है ना जी, तो उसका एक्चुअली क्या है, समझे 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो मंथली कितना। ठाकुर जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं, एक तो कि ये LIC का व्यय बंधना योजना है, इसमें एक तो कि इसमें आपको गारंटी रिटर्न मिल पाता है, गारंटीड रिटर्न अच्छा खासा मिल पाता है, और खासकर इसको आपको दूसरा विकल्प देखना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स की जिसमें कि आपको अधिकतम रिटर्न मिल पाता है अधिकतम सुरक्षा के बाद। उसके बाद मुझे लगता है दूसरे नंबर पे ये आएगा जहाँ पे आपको गारंटेड हैंडसम रिटर्न मिल पाता है, और तीसरा है पोस्ट ऑफिस का MIP। और इसी हायरार्की में सारे रिटायरीज को जिनको अपने निवेश से गारंटेड इनकम की जरूरत है उसमें लगाना चाहिए। और नोएडा से हमारे श्रोता सुरेश लाइन पे हैं। सुरेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मार्केट मंत्र की टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा धीरेन्द्र जी से प्रश्न है कि मेरा कुछ पैसा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो पहले इक्विटी फंड होता था, उसमें लगा हुआ है। कुछ समय से ये दोनों ही फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं,
तो धीरेन्द्र जी की क्या एडवाइस रहेगी, मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए? और इसमें कोई अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड का नाम बताएं जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं। जी हाँ, ये फंड बहुत समय तक अच्छा कर रहा था और लंबे समय से अच्छा नहीं कर रहा है। ये HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात है। और HDFC का जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें भी एक बहुत बड़ा हेडविंड खड़ा हो गया है कि मिड कैप फंड में सबसे बड़ा फंड अभी आज के दिन ये लग रहा है। तो दूसरे विकल्प जरूर तलाशने चाहिए और आसान और बहुत सारे विकल्प हैं। अगर देखें आप कि और दूसरा प्रॉमिसिंग मिड कैप अपॉर्चुनिटी में मिड कैप फंड कौन है, तो कोटक का इमर्जिंग या DFC का या मिड कैप फंड या SBI का मिड कैप फंड, ये काफी प्रॉमिसिंग लगता है और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस भी है। फ्लेक्सी कैप में तो आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं और यहाँ पे भी ये भी फंड का प्रदर्शन बहुत लंबे समय तक बहुत ही अच्छा था और इसके बाद बहुत लंबे समय से इसका प्रदर्शन बहुत ही तुलनात्मक तौर पे बहुत ही कमजोर था। और अब यहाँ पे बड़ा बदलाव आया है, जिसका फंड मैनेजर चला रहा है। लंबे समय से चलाने वाले फंड मैनेजर अब 2 महीने पहले बहुत साल के अर्थे के बाद ये फंड मैनेजर का बदलाव हुआ है। तो दूसरे फंड अगर मुझे फ्लेक्सी कैप गिनाने हो तो कोटक का फ्लेक्सी कैप या मेरा एसेट का फंड या इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड, ये अलग अलग तरीके के फंड है, या टाटा इक्विटी रेशियो, ये कुछ प्रॉमिसिंग ऑप्शंस हैं फ्लेक्सी कैप फंड। जी, moving on, we take the second headline story. The Union Highways and Road Transport Minister Nitin Gadkari has said that the conversion of waste material to wealth is the need for country's infrastructure development. Addressing the National Conference for Civil Engineers and Professionals from Allied Industries, Mr. Gadkari said that research should be undertaken to find out economical, viable and environmental friendly alternatives for the infrastructure projects. He added that the cost reduction while maintaining superior quality and completion of project before the stipulated time period are some of the challenges facing the company. He addressed upon exploring the public-private mode for implementing infrastructure projects. The minister also gave illustration of various experiments using future fuels like green hydrogen, methanol and bioethanol. He informed the project of diversification of agriculture sector into energy and power sector is underway in his ministry. Mr. Gadkari said that the country's farmer should become energy giver. The minister appealed to the experts to give emphasis on innovation, ideas and research to bring qualitative and cost-effective results. He said that India has a huge potential to come up with innovative ideas into the 4 pillars of development, including water, power, transport and communication. He added that not only conversion of knowledge into wealth, but waste to wealth is the need of the hour. He stressed that appropriate vision and use of technology would help India to march ahead in infrastructure development. और लेते हैं आज की तीसरी हेडलाइन स्टोरी। सरकार ने कहा है कि गेहूं आयात की सरकार की कोई योजना नहीं है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में इसका पर्याप्त भंडार है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं का आयात किए जाने की संभावना की खबरों का खंडन किया है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि गेहूं की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण सरकार विदेशों से गेहूं खरीद सकती है। Dhiren, both flexi and multi-cap mutual funds invest across companies of different sizes, large, yes, mid and small, yet they are not the same. So could you illustrate what is the difference between the two? Yes, these are two different kind of diversified equity funds. One is flexi cap, where the fund manager has absolute discretion and he can choose to invest as much as he wants to, depending on his outlook for various segments. But most of them actually end up
being primarily driven by their compulsion, which is they can be investing any part of their money in large cap, mid cap, or small cap. Whereas in the multi-cap fund, what was erstwhile the multi-cap fund, it is mandated by the regulators in the classification system that 25% of the money must be invested in large cap, mid cap, and small cap respectively, and the discretion is only with the remaining 25%. So the multi-cap fund will always remain, will have meaningful exposure to large, mid, and small, whereas the flexi-cap funds, as they get bigger, the fund manager gets tilted heavily towards large caps and mid caps and large and mid caps, and the small cap allocation comes down because it simply becomes very cumbersome and less meaningful and very cumbersome to have a large small cap portfolio in their otherwise very large one. Okay, Rajesh, one more thing which I missed on answering in one of the earlier questions, which was Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana, the pension plan. And I think the primary question which I did not answer was that what is the return on this and how often he gets the return. The return is 7.4%. The term is 10 years, and my understanding is that 7.4% return per annum, which is paid monthly. Okay. So coming back to flexi and multi-cap funds, which one to choose out of these two for maximum benefits? I would say that there is something called a winner's curse with mutual funds. When a flexi cap fund does well, people invest more money, and as people invest more money, it gets bigger. It becomes difficult for them to be investing meaningfully in small cap and mid cap, and the fund naturally tends to get tilted towards large cap. And then in the large cap, beating an index is a tough game because the index fund option that investors have has low cost, and so that is where the indexing case emerges. So I would say that multi-cap funds where there is a frozen allocation must have allocation to large, mid, and small is making a case for itself in terms of having a definite exposure to all the things. Okay, so I think my colleague was wanting to ask you. Anyway, when do you pay taxes on your mutual fund investments, and how can you disclose them in your ITR? The provision in the ITR is pretty straightforward. It is you have income by way of you have income. The other is capital gains, and the third is the source of other income, rental income, or any other means. So all your returns coming from mutual fund will either be a capital gains or will be a income if it is from a debt fund held for less than 3 years. Okay. It is straightway added to your income. Okay. So this is how you classify it. जी, और धीरेन्द्र जी अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। Dhiren, thank you for being with us. And before we close the headlines once again, foreign investors pump in nearly 44,500 crore rupees in the Indian equity markets so far in August. Conversion of waste to wealth is the need for the country's infrastructure development, says Union Minister Nitin Gadkari. And there is no plan to import wheat into the country as India has sufficient stocks, clarifies the government. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.